गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास टेलर स्वागत करता हूं आपका अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए जेट आईसीआर की ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम नंबर। जेट पेपर में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटम नंबर्स का। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं हैं क्या? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती हैं वो कहलाती हैं क्वांटम संख्याएं। ये क्वांटम संख्याएं पढ़ने से पहले मैं आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले एटम आप सब जानते हैं, परमाणु। एटम से फिर हम बात करें एटम के अंदर सेल, जिन्हें हम कहते हैं कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। सेल के अंदर होता है सबसेल, जिसे हम कहते हैं उपकोष। उपकोष में पाया जाता है ऑर्बिटल, कक्षक, और कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो संभावना है वो है कक्षक में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन का हम साधारण सी भाषा में कहें कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता लगाना है एटम के अंदर, तो हम जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है वो कहलाती हैं क्वांटम संख्याएं। ये है 4 क्वांटम नंबर्स। चार क्वांटम संख्याओं की सहायता से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में या इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता लगता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है और कौन से कक्षक में पाया जाता है। ये 4 क्वांटम संख्याएं हैं जिनको हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। सेकंड है एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल l से। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल s से। तो अब हम इन चारों क्वांटम संख्याओं को एक एक करके स्टडी करेंगे, जो कि हमारा एक क्वेश्चन जेट पेपर के अंदर पूछा जाता है, वो आपका इस टॉपिक से क्लियर होगा। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, स्मॉल n। मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या? स्मॉल n। इसके बारे में बताया था बोहर साइंटिस्ट ने। बोहर मॉडल पढ़ा है हमने, बोहर साइंटिस्ट। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताती है किसके बारे में? सेल, कक्षा के बारे में बताती है। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट पता लगाना है तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की आवश्यकता होगी। स्मॉल n के मान 1 से लेकर के अनंत तक होते हैं। ये स्मॉल n जो है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट,
कक्षा का नंबर। और n के जो मैंने अभी आपको मान बताए 1, 2, 3, इनके लिए पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है कि n बराबर जो 1 है उस कक्षा को नाम दिया जाता है k, n बराबर 2 है उसको हम नाम देते हैं l, m एंड फोर्थ कक्षा n। इस तरीके से पहली कक्षा को हम k कहते हैं, सेकंड जो कक्षा है n बराबर 2 उसको l के नाम से जाना जाता है, तीसरी कक्षा को m और चौथी कक्षा को n। तो सबसे पहले जो आपने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर बेसिक बात करें, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि स्मॉल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है वो किससे संबंधित है, कक्षा। किसके बारे में बताती है, कक्षा के बारे में। n के मान इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक ये कक्षाएं हैं एटम में जो पाई जाती हैं। और आपको जो ध्यान रखने हैं अभी बेसिक 4 नाम याद रखना है, पहली कक्षा को हम k कहेंगे, दूसरी कक्षा को l, तीसरी कक्षा को m और चौथी कक्षा को n। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो है कि किसी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो इसका जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो है 2n²। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। किसी भी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के लिए हम फॉर्मूला यूज लेते हैं 2n²। यहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसी तरीके से एक और फॉर्मूला आपको जो ध्यान रखना है वो है मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। किसी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम कक्षकों की संख्या, ऑर्बिटल्स क्या है, कक्षकों की संख्या। इसके लिए हम यूज लेते हैं n²। सेकंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि किसी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम कक्षकों की संख्या हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, n²। और इसी तरीके से मैं आपको एक और फॉर्मूला यहां पे बताऊं, मैक्सिमम सबसेल उपकोष। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी कक्षा के अंदर अधिकतम कितने उपकोष पाए जाते हैं, तो वो फॉर्मूला यूज में लेंगे आप वहां पर स्मॉल n के बराबर। किसी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम उपकोषों की संख्या होती है किसके बराबर, स्मॉल n के बराबर। इस तरीके से ये आपको तीनों फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब इसको हम इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ऑर्बिट, यहां लिखता हूं मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पूछा जाए मैक्सिमम ऑर्बिटल्स। एक लेते हैं मैक्सिमम सबसेल। हम सीक्वेंस में लेते हैं मैक्सिमम ऑर्बिट, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में पाया जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बताइए n बराबर 1 में मैक्सिमम सबसेल की संख्या, मैक्सिमम ऑर्बिटल की संख्या और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। n बराबर 1 पहली कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम उपकोष की संख्या। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम सबसेल के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो है n। जितना n का मान होगा उतने ही मैक्सिमम सबसेल होंगे। तो जब पहली कक्षा में आपसे उपकोष पूछे जाते हैं तो वो भी कितने होंगे, 1, क्योंकि n बराबर कितना है, 1। बताइए मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला काम में लिया था, n²। तो जब आप n का मान रखते हैं 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा, 1। और अगर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लिया था, 2n²। तो बताइए पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, आप 1 का मान, n का मान जब 1 रखते हैं तो यहां आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इस तरीके से ये आपके तीनों क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम उपकोषों की संख्या 1, अधिकतम कक्षकों की संख्या 1 और अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, इसी प्रकार से n बराबर 2, बताइए दूसरी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम उपकोषों की संख्या कितनी होगी? n के बराबर है, क्योंकि सबसेल जो होते हैं मैक्सिमम वो n के बराबर, तो यहां पे सबसेल कितने होंगे, उपकोष कितने होंगे? 2। कक्षक कितने होंगे? 2 का स्क्वायर 4, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अधिकतम वो कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम उपकोष 2, अधिकतम कक्षक 4 और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा, मैंने आपको नाम भी बताया था, पहली कक्षा को हमने K कहा था, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M। क्वेश्चन आ गया, उन्होंने तीसरी कक्षा न कह करके क्वेश्चन में कह दिया कि बताइए कैपिटल M कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम उपकोष की संख्या, अधिकतम कक्षकों की संख्या और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम सबसेल स्मॉल n के बराबर। तो यहां तीसरी कक्षा में अधिकतम उपकोष कितने होंगे? 3। बताइए कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 3 का स्क्वायर 9, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। तो तीसरी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार से हम एक और चौथी कक्षा के बारे में बात करते हैं, जिसे हमने नाम दिया है कैपिटल N। स्मॉल n जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि जो कैपिटल N है वो है इस कक्षा का नाम, जो नाम दिया गया है। तो n बराबर 4, चौथी कक्षा में अधिकतम उपकोष बताइए किसके बराबर होंगे? n के बराबर, इसका मतलब 4 ही उपकोष होंगे। मैक्सिमम ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या, तो 4 का स्क्वायर करना है, 16 कक्षक। और चौथी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो आप जब फॉर्मूले में रखते हैं तो ये आंसर आता है आपका 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। इस प्रकार से आप इन तीनों फॉर्मूलों को लर्न रखेंगे। किसी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम उपकोष की संख्या n के बराबर, किसी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर, और किसी कक्षा में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताती है? कक्षा के बारे में। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर है स्मॉल n, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी सहायता से कोणीय संवेग भी निकाला जाता है। कोणीय संवेग का मान बोर मॉडल में पढ़ा है, ये कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग निकाला जाता है और उसका फॉर्मूला है NH/2π। इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकालते हैं कोणीय संवेग। क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर हमें ये फॉर्मूला लर्न है कि कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला है वो है NH/2π। यहाँ n वापस से आप देखें कि स्मॉल n का यूज हो रहा है। यहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे आपको कहा कि बताइए पहली कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होगा, तो पहली कक्षा मतलब n बराबर 1, वहां आंसर आएगा H/2π। इसको जैसे एग्जाम्पल से हम n बराबर 1 कक्षा के लिए कोणीय संवेग, तो n का मान 1 रखना है, आंसर आएगा H/2π। इसी तरीके से आपसे कहे चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4 कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान, n का मान रखना है आपको 4, H/2π। इसको आप सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा 2H/π। तो इस तरीके से आपको
यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंगुलर मोमेंटम का कोणीय संवेग निकलवाना क्वेश्चन में निकलवाना है, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है NH/2π। तो सबसे पहले हमने देखा पहली क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब लेते हैं हम सेकंड। सेकंड जो क्वांटम संख्या है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? स्मॉल एल से। हिंदी में कहते हैं इसको द्विगंसी क्वांटम संख्या। द्विगंसी क्वांटम संख्या। अब द्विगंसी क्वांटम संख्या की हम बात करें, सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था बोर ने, इसी प्रकार से जो द्विगंसी क्वांटम संख्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इसके बारे में किसने बताया? वो वैज्ञानिक थे सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्वांटम संख्या के बारे में बताया। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एल से। जैसे स्मॉल एन मुख्य क्वांटम संख्या के मान आपने देखे थे 1 से लेकर के अनंत, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि एल के मान कहां से कहां तक हैं, तो एल के मान के लिए हम पढ़ते हैं, एल के मान होते हैं 0 से n-1 तक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एल का मान जब निकलवाना हो तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि एल का मान जो निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे 0 से n-1 तक। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट, द्विगंसी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? जैसे मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कोष के बारे में। वैसे ही द्विगंसी क्वांटम संख्या बताती है हमें उपकोष के बारे में। उपकोष सब सेल के बारे में बताती है। नेक्स्ट, हमें यहां पे सब सेल जो एल के मान है वो अभी 4 मान याद रखने हैं। एल के मान मैंने कहा था 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3। यहां जो सब सेल हैं, यदि एल बराबर 0 है तो वो कौन से सब सेल के लिए होता है? सब सेल जो उपकोष है, नाम दिए गए हैं, आपने पढ़े होंगे SPDF, पढ़ के आए हैं हम उपकोष। तो एल बराबर 0 एस उपकोष के लिए, एल बराबर 1 पी उपकोष के लिए, एल बराबर 2 डी उपकोष के लिए और एल बराबर 3 एफ उपकोष के लिए। तो ये 4 मान हमें यहां पे ध्यान रखने हैं एल के। इसी के साथ साथ द्विगंसी क्वांटम संख्या जो उपकोष पढ़ते हैं उनकी आकृति को भी बताती है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि आकृति से संबंधित क्वांटम संख्या है, तो वो है द्विगंसी क्वांटम संख्या। अगर हम इनकी बात करें शेप, आकृति की, तो S आपको पता है गोलाकार, P की आकृति होती है डंबल शेप, डंबलाकार, D की आकृति होती है द्विडंबलाकार और F की आकृति जटिल आकृति है, लीफ लाइक होती है, जटिल आकृति। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि द्विगंसी क्वांटम संख्या के बारे में बताया सोमरफील्ड ने। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल के मान। जैसे कोई कक्षा दी गई है n बराबर 1, तो बताइए n बराबर 1 के लिए एल के कितने मान होंगे? तो वहां फॉर्मूला यूज करना है 0 से n-1 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी, मतलब ये क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? इट टेल्स अबाउट सब सेल। ये क्वांटम संख्या हमें बताती है उपकोष के बारे में। इसी प्रकार से यहाँ पे एल के 4 मान याद करने हैं हमें, 0, 1, 2, 3। 0 एस उपकोष के लिए फिक्स है ये। एल बराबर 1 होता है पी उपकोष के लिए, एल बराबर 2 होता है डी उपकोष के लिए, एल बराबर 3 होता है एफ उपकोष के लिए। एस उपकोष की आकृति गोलाकार, पी उपकोष की आकृति डंबलाकार, डी उपकोष की आकृति द्विडंबलाकार और एफ उपकोष की आकृति है जटिल।
अब यहां से आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज लेते हैं, वो है 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई करें हम इसको 4l प्लस 2। तो यहां से आपका ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको अभी जब मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ाया तो वहां पर भी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि किसी कक्षा के अंदर जब अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है तब तो हम यूज में लेंगे 2n², लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो फॉर्मूला यूज लेना है 2l प्लस 1। या आपको ऑप्शन में ये एक बार जेट के पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसी उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, वहां 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया गया था 4l प्लस 2। सेकेंड जो यहां पे याद रखना है आपको, मैक्सिमम ऑर्बिटल इन ए सबसेल, किसी उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम कक्षकों की संख्या। तो आप यहां पर जो फॉर्मूला यूज लेंगे वो फॉर्मूला है 2l प्लस 1। ये दो फॉर्मूले हमें यहां से ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एग्जाम के लिए। इनको हम अभी एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे। तो अगर आपसे उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछता है तो फॉर्मूला लेना है 2l प्लस 1, और अगर आपसे पूछता है कि किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होंगे तो आपको यूज लेना है 2l प्लस 1। जैसे आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपसे कहे एस उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आपको पता है कि एस उपकोष, और एस उपकोष के लिए एल का मान आपको पता है कितना, 0, देखा था अभी हमने। फॉर्मूला था किसी उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, क्या यूज में लिया था 2l प्लस 1। तो आप एल का मान रखें। जब हम एल का मान रखते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1, आंसर आएगा 2। तो एस उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 2। इसी प्रकार से आप एस उपकोष के अलावा पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, चारों के लिए यहां से आंसर निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपसे पूछा जाता है पी उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बताइए आंसर। पी उपकोष के लिए एल का मान कितना बताया, एल का मान है 1। आपको जब एल का मान 1 रखना है यहां पे, तो अपना यहां आंसर आएगा 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3, और 3 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो पी उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 6। इसी प्रकार से डी उपकोष में, डी उपकोष के लिए एल का मान 2 रखना है। जब आप फॉर्मूले में एल का मान 2 रखते हैं तो आपका आंसर यहां पे कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब एफ उपकोष के लिए आप निकाल सकते हैं। एफ उपकोष के लिए एल का मान 3, मैंने आपको एल के 4 मान बताए थे, एल बराबर 0 है तो एस उपकोष,
L बराबर 1 है तो P उपकोष, L बराबर 2 है तो D उपकोष और L बराबर 3 है तो कौन सा उपकोष? F उपकोष। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि F उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, तो आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला होता है किसी उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर? 2L+1, L का मान 3 रखना है। यहां आंसर होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपना फॉर्मूला याद रखना, किसी उपकोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2L+1। नेक्स्ट, द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में आपको यहां पे एक और पॉइंट याद रखना है। जैसे मैंने आपको मुख्य क्वांटम संख्या में बताया था कि कोणीय संवेग का फॉर्मूला था NH/2π, वैसे यहां पर कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, अगर पूछा जाता है कि कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज में लेते हैं √L+1 H/2π। ये रूट केवल यहां तक है। इस फॉर्मूले की सहायता से निकाला जाता है कक्षीय कोणीय संवेग। अब आप S उपकोष के लिए, P उपकोष के लिए, D उपकोष के लिए और F उपकोष के लिए, चारों के लिए निकाल सकते हैं। जैसे एक एक करके हम देखें। S उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान कितना होगा? आपको पता है कि S उपकोष के लिए L का मान 0, और जब L बराबर आप 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। P उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान जब आप निकालेंगे, P उपकोष के लिए L का मान कितना रखना है? 1। जब आप L का मान 1 रखते हैं, 1+1 2, तो यहां यह आंसर होगा √2H/2π। इसी प्रकार से D उपकोष के लिए, D उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग, आपको पता है कि D उपकोष के लिए L का मान कितना रखना है? 2, और जब आप 2 मान रखते हैं तो यहां आएगा √6H/2π। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके विभिन्न उपकोषों के लिए क्या निकाल सकते हैं? कक्षीय कोणीय संवेग। F उपकोष का निकाल सकते हैं आप L बराबर 3 रख के। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है इस पॉइंट में से कि निम्न में से कौन सा उपकोष संभव है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि केवल वही उपकोष संभव होता है जिसके लिए n का मान बड़ा हो L से। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उपकोष संभव है, तो उसके लिए हमें देखना है कि n बड़ा होना चाहिए और L का मान छोटा होना चाहिए हमेशा। जैसे एग्जाम्पल 1s उपकोष हमने पढ़ा है, 1s उपकोष होता है, ये संभव है। इसके लिए n और L का मान निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ n बराबर, ये जो आगे 1 नंबर है, ये है इसकी मुख्य क्वांटम संख्या पहली कक्षा, n बराबर 1। और s मैंने बताया था आपको कि s उपकोष के लिए L का मान फिक्स होता है, वो कितना? 0। तो 1s उपकोष के लिए n बराबर 1 है और L बराबर 0 है। n बड़ा है और L छोटा है, इसलिए ये उपकोष संभव है। इसी तरीके से 2s उपकोष की बात करें हम, होता है 2s उपकोष। 2s उपकोष के लिए n बराबर, ये आगे जो नंबर लिखा हुआ है मुख्य क्वांटम संख्या, n बराबर 2, मतलब दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं हम। और L का मान मैंने कहा, s उपकोष के लिए L का मान फिक्स होता है, वो कितना? 0। यहां पर भी n बड़ा है L से, इसमें भी n बड़ा था L से, और यही मैंने आपको शर्त बताई है कि केवल वही उपकोष संभव होगा जिसके लिए n का मान बड़ा हो और L का मान छोटा हो, तो ये भी संभव है। इसी प्रकार से 2s के बाद 2p पढ़ा है हमने, 2p उपकोष। 1s होता है, 2s होता है, 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरीके से उपकोष पढ़ते हैं हम। तो यहां देखें आप, 2p भी संभव है क्योंकि n बराबर 2, L बराबर, यहां p है
और पी उपकोष के लिए एल का मान बताया गया है कितना होता है 1, क्योंकि आपको मैंने एल के 4 मान बताए थे 0, 1, 2 और 3। 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी और 3 है तो एफ। ये पढ़े हैं हमने। तो यहां पे आपको देखना है कि एन बड़ा एल छोटा, एन बड़ा है और एल छोटा है, इसका मतलब ये उपकोष भी संभव है। 1s है, 2s है, 2p है। जैसे क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा उपकोष असंभव है। ऑप्शन दे दिया आपको 1s, सेकंड ऑप्शन हमने 2s पढ़ा, थर्ड ऑप्शन 2p और एक दे देगा आपको ऑप्शन 2d। तो अभी मैंने बताया 1s, 2s, 2p ये तीनों संभव थे। 2d के लिए चेक करते हैं कि 2d संभव है या नहीं। 2d के लिए n बराबर 2, ये आगे जो नंबर होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या n, और l बराबर d उपकोष। आप देखिए d उपकोष के लिए l का मान कितना 2, और देखो यहां n बड़ा है l से, ऐसी शर्त पूरी है कि यहां तो क्या हो गया n बराबर l, ऐसा संभव नहीं है। कभी भी मैंने आपको बताया केवल वही उपकोष संभव होगा जिसमें n का मान बड़ा होना चाहिए और l का मान छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये उपकोष संभव नहीं है, असंभव है। आपका आंसर यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा उपकोष संभव नहीं है, असंभव है, तो आंसर होगा 4th, क्योंकि यहां n और l बराबर हो गया, जबकि केवल वही उपकोष संभव होता है। इसमें n बराबर 2 था, l बराबर 1, n बराबर 2, l बराबर 0, n बराबर 1, l बराबर 0। इन सभी के अंदर n बड़ा है, l छोटा, इसलिए ये उपकोष संभव है। 2D उपकोष संभव नहीं है। तो ठीक है, ये टॉपिक आपका यहाँ से द्विगुणित क्वांटम संख्या में से क्लियर है, और यहाँ से इस पॉइंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी कोष के अंदर उपकोष कितने होते हैं अधिकतम, तो उसको हम यहाँ पे क्लियर करें। मैंने आपको बताया है कि L के मान जो होते हैं वो 0 से n-1 तक, L के मान। तो अगर पहली उपकोष की बात करें कि पहली कक्षा, परमाणु में कक्षा 1 n बराबर 1 है, तो बताओ n बराबर 1 के लिए L का कितने मान संभव है। आपसे पूछा जा रहा है कि n बराबर 1 है, तो बताओ L का मान कितना संभव है। तो L का मान आपको देखना है कि 0 से n का मान कितना है 1, मैं लिखूं 0 से n का मान 1 रख दो, 1-1 तक, मतलब 0 से 0। इसका मतलब L का मान केवल एक ही मान आएगा, और वो कितना आएगा 0। n बराबर 1 के लिए L का मान कितना संभव है 0। n बराबर 1, L बराबर 0, इसका मतलब पहली कक्षा में जो उपकोष होगा n बराबर 1, L बराबर 0, कौन सा उपकोष होगा 1s। इसी प्रकार से आपको कहा जाए कि n बराबर 2 है, तो बताइए L के कितने मान संभव हैं। तो आप निकाल सकते हैं L के मान 0 से n-1 तक, n-1 तक होते हैं, हमें पता है। तो यहां आप रखें 0 से n का मान कितना रखना है 2-1 तक, 0 से 2-1 कितना आया 1 तक। इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि L के दो मान आ रहे हैं, एक 0 और एक 1। बताइए n बराबर 2 के लिए L के कितने मान संभव है 2। अब उपकोष मेरे को बनाना है, तो देखो उपकोष मैं कैसे बनाऊंगा 2 और L 0, तो यहां लिखना है मेरे को S, क्योंकि L 0 किसके लिए होता है 2s के लिए। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा में एक और उपकोष संभव है। दूसरी कक्षा में जो उपकोष आएगा L बराबर 1 किसके लिए होता है। और आप देखो क्लियर हो गया कि पहली कक्षा में एक 1s होता है। हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे वहां देखते हैं कि पहली कक्षा में 1s, फिर उसके बाद हम लिखते हैं 2s और 2p, यही चलता है। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहली कक्षा में एक उपकोष पढ़ा भी है हमने कि किसी कक्षा में अधिकतम उपकोषों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको अभी जब मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे कि किसी कक्षा में मैक्सिमम उपकोषों की संख्या किसके बराबर होती है n के बराबर। तो बताइए पहली कक्षा में उपकोष भी कितना 1 होता है, और वो कौन सा 1s। दूसरी कक्षा में उपकोष 2 होंगे, और कौन कौन से होंगे 2s और
2p। इसी तरीके से आप तीसरी कक्षा में निकाल सकते हैं, n बराबर 3 है, तीसरी कक्षा की हम बात करें तो n बराबर 3 के लिए l के मान निकालने हैं 0 से n माइनस 1 तक, 0 से 3 माइनस 1 तक, क्योंकि मैंने n का मान 3 रखा है। l बराबर 0 से 3 माइनस 1 कितना आया 2 तक। इसका मतलब l के मान कितने आए 0, 1 और 2। कितने मान संभव है 3 मान। तीसरी कक्षा में n बराबर 3 है तो l के 3 मान संभव है। अब उपकोष बनाना है आपको, n बराबर 3 l बराबर 0, तो बताओ कौन सा उपकोष होगा 3s। n बराबर 3 l बराबर 1 किसके लिए होता है p के लिए, n बराबर 3 l बराबर 2 किसके लिए d के लिए। इसका मतलब तीसरी कक्षा में कितने उपकोष संभव होते हैं 3। हमने पढ़ा तीसरी कक्षा है तो उपकोष 3 ही होंगे n के बराबर, और कौन कौन से होंगे 3s, 3p और 3d। इसी प्रकार से हम चौथी कक्षा के लिए आपसे पूछा जाए कि चौथी कक्षा में उपकोष n बराबर 4, तो बताइए l के मान 0 से n माइनस 1 तक, 0 से 4 माइनस 1 तक, इसका मतलब 0 से 3 तक। l के मान 0 से 3 तक कौन कौन से होंगे वो 0, 1, 2 और 3। तो बताइए n बराबर 4 है तो l के कितने मान संभव है 4, 0, 1, 2, 3। उपकोष हमें बनाने हैं, बताइए उपकोष कैसे। n बराबर 4 तो 4 तो लेना ही है हमें, l बराबर 0 है तो 4s, बोलो सेकंड 4, l बराबर 1 है तो कौन सा आएगा p, 4p। फिर है 4, l बराबर 2 है तो d, n बराबर 4 के लिए 4 लिखेंगे, l बराबर 3 है तो कौन सा हो गया। चौथी कक्षा में कितने उपकोष संभव होते हैं 4। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इस तरीके से चलते हैं। वहाँ एनर्जी लेवल के कारण अपवाद स्वरूप 4s पहले भरा जाता है और 3d बाद में, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि 1s के बाद 1p नहीं होता, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 1p के लिए बोलो n बराबर 1, l बराबर आप निकालेंगे p के लिए l का मान कितना होता है 1। कभी भी n और l का मान बराबर नहीं होता, n बड़ा होना चाहिए और l छोटा होना चाहिए, जबकि यहां n और l क्या है बराबर। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसा उपकोष संभव नहीं होगा, क्योंकि n और l का मान बराबर है, इसलिए 1p कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या में से जो जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको ध्यान रखना है। मैंने बताया आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दो क्वांटम संख्याएं पढ़ी हमने। फर्स्ट मैंने आपको बताई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड पढ़ी हमने द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से मुख्य क्वांटम संख्या बताती है हमें कोष के बारे में, जबकि द्विगंशी क्वांटम संख्या हमने देखा किसके बारे में बताती है उपकोष के बारे में। मैं ये भी कह सकता हूं कक्षकों की आकृति के बारे में भी पता लगा हमें कि s उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं वहां गोलाकार आकृति के, p उपकोष के अंदर डंबलाकार, d उपकोष में द्विडंबलाकार और f उपकोष में आकृति होती है जटिल। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम देखते हैं, तीसरी क्वांटम संख्या जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से किसके बारे में पता लगता है। सबसे पहले आपको पता है कि यहां हम डिनोट जब करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको जब मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ाई तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था बोर ने, द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में बताया सोमरफील्ड ने। यहां चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो इसके बारे में बताया था लिंदे नामक साइंटिस्ट, लिंदे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताया, लिंदे नामक वैज्ञानिक ने। एम से नोट करते हैं। अब आता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस तरीके से मुख्य क्वांटम संख्या कोष से संबंधित थी, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष से संबंधित है, उसी प्रकार से जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो है कक्षक से संबंधित। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से
कक्षकों के अभिर्विन्यास से संबंधित क्वांटम संख्या है। तो अभिर्विन्यास जो वर्ड आया वो किसके लिए आया? चुंबकीय क्वांटम संख्या। अभिर्विन्यास का मतलब है कि कक्षकों का विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? विभाजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कक्षकों के बारे में, या मैं लिख दूं कक्षकों के अभिर्विन्यास को बताती है। आप इस तरीके से ध्यान रखें, कक्षकों के अभिर्विन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, अभिर्विन्यास के बारे में बताती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये वर्ड यहां पे ध्यान रखना है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित होती है, या उसको उल्टा पूछ लेगा कि कक्षकों के अभिर्विन्यास से संबंधित क्वांटम संख्या कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट यहां पे पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम के मान। आपको मैंने अभी तक पढ़ाया कि एन के मान 1 से लेकर के आपने देखा था 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक। एल के मान पढ़े हमने 0 से n-1 तक। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। इसी प्रकार से यहां पे भी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होते हैं, एम के जो मान हैं वो होते हैं कहां से कहां तक? तो यहां ध्यान रखना है -L से 0 से +L तक। इस तरीके से डायरेक्ट कह सकता था मैं -L से +L तक, 0 इंक्लूडिंग होता है यहां पे। तो m के मान संभव होता है -L से 0 से +L तक। जैसे आपको यहां से एग्जांपल से देखना है कि L बराबर 0 है, तो बताइए m के कितने मान संभव हैं? तो देखो L बराबर 0, तो m के जो मान होंगे, आपको पता है कि जब L का मान 0 है तो m का मान भी कितना आएगा? 0। तो L बराबर 0 तो m बराबर 0। क्लियर है? इसको मैं इस डिटेल से लें कि जब n बराबर 1 था पहली कक्षा, n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए L का मान कितना आया? 0, देखा था हमने। तो जब L बराबर 0 है तो m का मान कितना आएगा? 0। ठीक है, इसी प्रकार से n बराबर 2, L के मान कितने थे? 0 और 1, 0 और 1। तो इसी तरीके से अब हमें m के मान देखना है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसको आप केवल L से इंक्लूड कर सकते हैं कि जब L बराबर 0 कौन से उपकोष के लिए? S उपकोष के लिए। तो बताइए S उपकोष के लिए m का मान कितना होगा? 0। जब L बराबर 1, L बराबर 1 किसके लिए होता है? P उपकोष के लिए। तो बताइए m के मान जो होंगे, बोलो, -1 से 0 से +1 तक। इसका मतलब m के 3 मान यहां संभव है, -1, 0, +1। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो क्वांटम संख्या है ये संबंधित है कक्षकों के अभिर्विन्यास से। दिशात्मक गुण है ये एक, ओरिएंटेशन जो है वो दिशात्मक गुण है, कक्षकों के विभाजन के बारे में यहां पता लगता है। तो जब L बराबर 0 है तो m बराबर 0 है। इसी प्रकार से आपने देखा कि L बराबर 1 है तो m के मान जो है -1 से 0 से यहां विभाजन हुआ है। ये जो उपकोष है S उपकोष, इसमें एक ही कक्षक होता है, क्योंकि m के जितने मान होते हैं उतने ही कक्षक संभव होते हैं। m का यहां एक मान आ रहा है और वो कितना आ रहा है? 0। m का एक मान है और वो कितना है? 0। इसका मतलब S उपकोष में एक कक्षक होगा, एक कक्षक। यहां L बराबर 1 था P उपकोष के लिए, m के कितने मान है? 3। तो बताइए P उपकोष को डिवाइड करेंगे कितने कक्षकों में? 3 कक्षक। P उपकोष को कितने कक्षकों में डिवाइड किया? 3 कक्षक। और वो कक्षक इस प्रकार से आपको पता है, यहां एक कक्षक है तो इस तरीके से एक कक्षक बनाते हैं। S उपकोष में एक कक्षक, P उपकोष में 3 कक्षक, इस तरीके से ये कक्षा है। एक है Px, एक है Py और एक है Pz। 3 मान है -1, 0, +1। ये जो मान होते हैं पर्टिकुलरली यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। Pz उपकोष के लिए m का जो मान है वो हमेशा 0 माना जाता है। इनका मान जो है वो फिक्स नहीं है। अगर ये +1 है तो इसका मान कितना? -1। ये आपस में हम इंटरचेंज हो सकता है ऐसे। बताइए Px का मान -1 भी हो सकता है। अगर ये -1 है तो ये कितना होगा? +1। तो ये मैंने इंटरचेंज बताया, +1, -1। जबकि Pz का मान फिक्स रहेगा और वो कितना? 0।
अगर आपसे पूछ ले कौन से पी उपकोष के लिए, पी उपकोष में कौन से कक्षक के लिए m का मान 0 होता है, तो वो क्या, pz। ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपको जहां ये काम आएंगी बातें। इसी प्रकार से हमने देखा s उपकोष एक कक्षक में डिवाइड हुआ, p उपकोष 3 कक्षक में। इसी प्रकार से हम देखें d उपकोष की बात करें हम, जैसे d उपकोष L बराबर आपको पता है कितना होता है, 2। L बराबर 2 वो कौन सा उपकोष है, D उपकोष। जब L बराबर 2 है तो बताइए M के मान होंगे -2 से 0 से +2 तक। ठीक है, इसको आपको लिखना है इस तरीके से, -2 -1 0 +1 और +2, क्योंकि -2 से 0 के बीच में -1 भी है और 0 से +2 के बीच में आपको देखो +1 भी है। तो इस तरीके से टोटल कितने मान है, 5 मान। कितने मान आए, 5 मान। इसका मतलब डी उपकोष में कितने कक्षक संभव हैं, 5 कक्षक। डी उपकोष में कितने कक्षक हैं, 5 कक्षक। हम इस तरीके से बना सकते हैं 5 कक्षक। डी उपकोष में होते हैं 5 कक्षक और कौन कौन से होते हैं वो, एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dz² और एक पढ़ते हैं dx² y²। तो इस प्रकार से यहां हमने देखा कि जो L बराबर 0 S उपकोष है वहां एक ही मान आता है M का और वो कितना आता है, 0। इसका मतलब S उपकोष में एक कक्षक होता है। L बराबर 1 था P उपकोष के लिए, यहां M के 3 मान आए, -1 0 +1। जितने मान होते हैं M के, जितने मान होते हैं उतने ही कक्षक होते हैं। तो कितने कक्षक संभव हैं, 3 कक्षक, Px Py और Pz। यहां नामकरण किया Px Py Pz। ये दिशा है, ये x एक्सिस पे है, ये y पे है, ये z एक्स पे है। ये कक्षकों के जब हम पढ़ेंगे तब उनके बारे में बताएंगे। तो इसी प्रकार से देखो L बराबर 2 D उपकोष के लिए, D उपकोष के लिए M के मान आएंगे -2 से 0 से +2 तक। अब हमने इसको ओपन करके देखा, -2 से 0 के बीच में -1 है, तो -2 -1 0 +1 +2। बताइए L बराबर 2 के लिए M के कितने मान संभव है, 5 मान। इसका मतलब कितने कक्षक, 5 कक्षक। इस प्रकार से D उपकोष को 5 कक्षकों में डिवाइड करते हैं, dxy dyz dzx dz² dx² y²। ठीक है, और F उपकोष की आकृति जटिल होती है, खैर उनके बारे में अगर आप देखें कि F उपकोष के लिए L का मान आएगा 3, उसको भी हम क्लियर करें। F उपकोष के लिए L बराबर होता है 3, किसके लिए, F उपकोष के लिए। तो बताइए L बराबर 3 है तो M के कितने मान संभव होंगे, -3 से 0 से +3 तक। ठीक है, M के मान -3 से 0 के बीच में -2 -1 फिर 0। बताइए +1 +2 और +3, टोटल कितने मान, 7 मान। L बराबर 3 के लिए M के टोटल कितने मान संभव है, 7 मान। इसलिए कितने कक्षक, 7 कक्षक। 7 कक्षक होते हैं। F उपकोष को डिवाइड किया गया है 7। इनका जो वर्गीकरण है, इनकी जटिल आकृतियां हैं, वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो इस तरीके से चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहां से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, किसके बारे में बताती है। सेकंड आपको ध्यान रखना है, इसके मान जो होते हैं वो होते हैं -L से 0 से +L तक। ये मैंने आपको डिटेल से बताया। ठीक, तो यहां हमने देखी 3 क्वांटम संख्याएं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथुअल क्वांटम नंबर और थर्ड देखा आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो परिचय इंट्रोडक्शन था उसके लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की जरूरत है, 4। ये 3 क्वांटम संख्याएं तो कक्षक के बारे में रिप्रेजेंट करती हैं, दर्शाती हैं। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति परमाणु में हमें पता लगानी है, परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाना है कि वो कौन से कोष में है, कौन से उपकोष में है, कौन से कक्षक के अंदर किस प्रकार से गति कर रहा है, किस प्रकार से चक्रण कर रहा है, तो उसके लिए फिर यहां पे टोटल कितनी क्वांटम संख्या चाहिए, 4, जिसमें से हमने 3 पढ़ी। लास्ट है 4th स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। नाम से पता लग रहा है यहां तो क्वेश्चन की किसके बारे में बताती है। यहां क्लियर है कि ये जो क्वांटम संख्या है वो बताएगी किसके बारे में, चक्रण, स्पिन के बारे में।
रिप्रेजेंट करते हैं इसको एस, स्मॉल एस से दर्शाते हैं इस क्वांटम संख्या को, रिप्रेजेंट जो किया जाता है इससे। इसी प्रकार जो साइंटिस्ट थे इसके बारे में बताया, उल्हेनबेक वे गाउट स्मिथ नामक वैज्ञानिक। इस क्वांटम संख्या के बारे में बताया था उल्हेनबेक एवं गाउट स्मिथ। वापस से एक बार देखें, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बोहर ने, द्विगुणित क्वांटम संख्या के बारे में समरफील्ड ने, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में लिंडे ने, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसके बारे में बताया उल्हेनबेक व गाउट स्मिथ। बुक्स में कई जगह गुड स्मिथ इस तरीके से नाम मिलता है वो। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो ध्यान रखना है आपको, चक्रण क्वांटम संख्या बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। किससे संबंधित है ये? इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। ये क्वांटम संख्या बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। अब ये चक्रण से क्या तात्पर्य है, यहां पे क्या मतलब, क्या समझ रहे हैं चक्रण से? आपने देखा है कि परमाणु जब हम पढ़ते हैं, नाभिक है, ये परमाणु की कक्षा है, इलेक्ट्रॉन यहां स्पिन करता है, चक्रण करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कक्षा में, इस कक्षा के अंदर इसकी स्थिति होती है कक्षक में। अब यहां पे ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी यहां पर खुद भी अपनी अक्ष पर खुद भी चक्रण करता है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और खुद भी इस तरीके से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से स्पिन करेगा। या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो दो प्रकार से होता है, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम मान बताते हैं, हमने तीनों क्वांटम संख्या में देखा था, n का मान, l का मान, m का मान। इसी प्रकार से s के मान दो संभव हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए s के दो ही मान संभव हैं, एक +1/2 और एक है -1/2। ठीक है, +1/2 और -1/2। और आपने देखा भी होगा जब एक कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ऐसा नहीं तो ऐसे भी बनाते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सर ये क्लॉकवाइज होता है क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये नहीं कह सकते सर इसके लिए +1/2 है या इसके लिए -1/2 है, कोई जरूरी नहीं है। मैं इसको -1/2 रख सकता हूं, अगर ये -1/2 है तो ये कितना है, +1/2। वैसे सिंपली हम जो पढ़ते हैं, जिस तरीके से प्रचलन चलता है, परिपाटी है, तो हम ये मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। बाकी फिक्स नहीं है कि सर ये ऐसा हो तो ये +1/2 होता है और ये -1/2, नहीं। तो क्लियर हुआ, चक्रण क्वांटम संख्या बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। चक्रण ये अपनी अक्ष पर, मतलब जब बढ़ता है, आगे घूमता है, तो ये अपनी अक्ष पर भी चक्रण करता है, दो प्रकार से, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। इस प्रकार से चारों क्वांटम संख्याएं हमने देखी। चारों क्वांटम संख्याएं जब आपने यहां पे पढ़ी तो आपको क्लियर हुआ कि ये चारों क्वांटम संख्याएं किस किस से संबंधित हैं। मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी, द्विगुणित क्वांटम संख्या पढ़ी, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो अगर संक्षिप्त में मैं बताऊं, ये संबंधित है कोश से, सेल, कक्षा कह लें, ये संबंधित है उपकोश, सबसेल, सबसेल। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है कक्षक से, कक्षक के अभिविन्यास, कक्षक के बारे में, ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहां ऑर्बिटल भी लिखे, ऑर्बिटल्स। और एस ये बताती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। तो इस तरीके से पूरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि यहां पर एक क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है उसको हम बात करें कि सोडियम परमाणु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए।
क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, सोडियम के बारे में या क्लोरीन के बारे में, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सोडियम परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है हमें। अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है वो कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 आते हैं। हमने पढ़ा है कि s उपकोष में एक ही कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, वापस से s है 2 इलेक्ट्रॉन। p उपकोष में मैंने बताया था आपको कितने कक्षक थे? 3। अब जब कक्षक 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, क्योंकि एक कक्षक में 2 है तो 3 में कितना आएंगे? 6। ठीक है, 10 हो गए यहाँ पे, 2 2 4 और 6 10। भरने कितने हैं हमें इलेक्ट्रॉन? 11, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर एक प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 6 10 और 1 11। बताइए सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पे? ये 3s1। तो आपका क्वेश्चन अब यहां से बना कि सोडियम परमाणु में जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है इसके लिए चारों क्वांटम संख्या लिखनी है हमें। तो बताइए अब आप n बराबर, समझ में आया आपको? जो ये बाहर नंबर होता है मैंने बताया था, ये कक्षा मुख्य क्वांटम संख्या, n बराबर कितना है? 3। बोलो l बराबर, s उपकोष है और s उपकोष के लिए फिक्स होता है कितना? 0। और l जब 0 होता है तो m भी कितना होता है? 0। लास्ट यहां पे s का मान, मैंने कहा था s के 2 ही मान संभव है, या तो +1/2 या -1/2। जब यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं कह सकता हूं, मुझे पता नहीं है वो कैसा चक्रण लगा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं या तो +1/2 और या लगा दें आप -1/2। एंड नहीं लगाना है, एंड लगाते हैं रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो या तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चारों क्वांटम संख्याओं से पूरा इंट्रोडक्शन पता लग गया कि तीसरी कक्षा के s उपकोष के s कक्षक में यह इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से पूरी क्वांटम संख्या का एक टॉपिक हुआ जो आपके क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो इनके क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।